अर्थ जब खोने लगे, शब्द जब रोने लगे, जब से उनका कद बढ़ा उन्हें सब बोने लगे। कब तलक मैं ख्वाब देखूं वो मेरे होने लगे, कब कहानी मोड़ ले आप तो सोने लगे। जब घड़ी में बजते हैं 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य के विजय की बात। सत्य जो कभी हारता नहीं, कभी झुकता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सके। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलके एक साथ पे काम करेगा। कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो दोस्तों भारत को नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार में हुए सियासी तख्तापलट ने देश में राजनीतिक माहौल को, परिदृश्य को बदल दिया है। ऐसे वक्त में जब 2024 के बारे में मान लिया गया है कि बीजेपी की जीत तय है और उसे इसी रूप में पेश भी किया जा रहा है, लेकिन हाल की कुछ घटनाओं को देखा जाए तो लगेगा कि मैदान अभी थोड़ा खुला हुआ है और बाजी अभी खत्म नहीं हुई है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ऐसा ना सोचती हो, लेकिन कम से कम विपक्ष तो यही मानता है। केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए 2024 की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने अभियान भी शुरू कर दिया है। पार्टी ने इस अभियान को मेक इंडिया नंबर 1 नाम दिया है। आइए आपको पहले 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम इन वेटिंग कौन कौन माने जाते हैं वो चेहरे आपको दिखाते हैं। हालांकि ये खुद को अभी इन पीएम वेटिंग बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सियासत में क्या तो इनकार और क्या इकरार, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। ये पीएम इन वेटिंग के 4 बड़े चेहरे दिखाई देते हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो 303 एमपीज वाली सबसे बड़ी पार्टी के नेता भी हैं और सबसे मजबूत पार्टी के नेता हैं। उसके अलावा 4 बड़े चेहरे हैं जो स्टेट्स में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उससे बने हैं। उसमें सबसे पहला नाम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अभी बदलाव किया अपनी पॉलिटिक्स में उसका, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर तरह से नरेंद्र मोदी को अपने कॉपी कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो ही देश में प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े मजबूत विपक्षी नेता हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ईडी की विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई, नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार से पूछताछ। पिछले 2 महीनों में लगातार ईडी एक्शन मोड में है, लेकिन अब सीबीआई ने भी मोर्चा संभाल लिया है और उनके निशाने पर है आम आदमी पार्टी। लेकिन केंद्रीय एजेंसी की इस कार्रवाई ने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है और 2024 के रण की लड़ाई कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू से होते हुए अरविंद केजरीवाल तक आ पहुंची है। शराब नीति को लेकर पहले ही विपक्ष के निशाने पर चल रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब सीबीआई ने एक्शन लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने सिसोदिया के घर समेत 7 राज्यों में छापेमारी की। खुद सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए गए लेकिन कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता। छापे की सूचना के बाद राजनीतिक हलकों में गर्माहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तमाम अड़चनें आएंगी लेकिन हमारा काम नहीं रुकेगा। हमें देश को नंबर 1 बनाना है और 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ना है। रोहित साहब नमस्कार। कि हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाना है। अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत थमेगा नहीं। हम सब लोगों को मिलकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। पर
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने तो केजरीवाल को मोदी का विकल्प बताया और कहा कि केजरीवाल की लोकप्रियता से सरकार डर गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोगों के सामने आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का असली चेहरा सामने आ गया है। इससे पहले अक्सर चुनावों में ये कहा जाता था कि मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु। आज पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया। उस विकल्प का नाम है अरविंद केजरीवाल। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और अब सिसोदिया पर छापेमारी, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता, ऊपर से गुजरात और हिमाचल में चुनाव की उल्टी गिनती, उसके बाद 2024 का रण, कांग्रेस का गिरता जनाधार, तीसरे मोर्चे में नीतीश और ममता पर तकरार और आम आदमी पार्टी के पास संभावनाएं अपार। क्या इसीलिए निशाने पर हैं केजरीवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बिहार की घटना के बाद मोदी के विकल्प के रूप में विपक्ष को एक और नेता मिल गया, जबकि पहले राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तक विपक्ष के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे। लेकिन इन्हें भी पता है कि अगर 2024 में मोदी को मात देना है तो सबको एक साथ आना होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2024 में विपक्ष एकजुट हो पाएगा? 2024 में कौन देगा प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर? और एक और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या मोदी का मिशन भ्रष्टाचार मुक्त विपक्ष है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद उदित राज साहब, भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेश बंसल साहब, टीएमसी प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अंजलि राय जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बंसल साहब, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहते हैं, ये सच है कि नरेंद्र मोदी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर हैं, प्रधानमंत्री हैं 2024 में, और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि 2024 में भी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन वैकेंसी तो राजनीति में कभी भी बन जाती है और टीना फैक्टर नहीं चलता। अभी आपने राहुल चड्ढा साहब को सुना, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं मोदी के जो हैं विकल्प के तौर पर उपलब्ध हो सकते हैं, बन सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए के भी कुछ मानेगी वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा जी। और देश की जनता का मूड सबको मालूम है। अभी मैं कल ही परसों एक सर्वे देख रहा था जी। जिन केजरीवाल को विकल्प बता रहे हैं जी, जिन केजरीवाल को विकल्प बता रहे हैं उन है तीसरे नंबर। तो अपने सपने में रहने में कोई दिक्कत नहीं है जी। हर समय रहे, वो मानते रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन देश की जनता जो ऐतराज नहीं है, लेकिन देश की जनता जो मानती है वो उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। पहले भी उन्होंने स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार करेंगे जी। अंजलि जी, राहुल चड्ढा जी को सुना और प्रधानमंत्री के रास्ते पर चलते हुए या नक्शे कदम पर चलते हुए केजरीवाल साहब भी कुछ ना कुछ ऐसा घोषणाएं ऐलान करते जा रहे हैं जिससे लगता है कि वो उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी जो है, आप समझती हैं कि नंबर का खेल है। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में देखा जाए तो एक तरफ 303 सांसदों वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ 0 सीट यानी लोकसभा में एक भी सीट नहीं होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल साहब को आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर देखती हैं? देखिए, जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्रधानमंत्री पद के लिए लालायित है जी। आम आदमी पार्टी जो है वो एक आंदोलन से निकली है और उसका ध्येय ही ये है कि वो पूरे देश की सेवा करे, देशवासियों की सेवा करे, अच्छे स्कूल दे, अच्छे हॉस्पिटल्स दे, अच्छी शिक्षा दे और सभी वो सुविधाएं दे
आम आदमी को, जिसके जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, जो उनको आर्टिकल 21 देता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि उनके पास पानी भी होना चाहिए, बिजली भी होनी चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए, सेहत की भी जो है सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये जो एक सपना है केजरीवाल जी का और उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस यही है, जो कि पूरे भारतवासियों को बहुत पसंद आ रहा है। और खाली भारत में ही क्यों, अब तो विदेशों में भी, जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज में एजुकेशन पॉलिसी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है और उसकी तारीफ की है, इससे साबित होता है। और जैसे आप देखिए कि आप राघव चड्ढा जी की बात से सहमत नहीं है, ऐसा कहूं मैं, ऐसा मानूं कि आप राघव चड्ढा जी की बात से सहमत नहीं हैं? राघव चड्ढा जी जो हैं, उनकी बात, अगर उनके मन की बात है कि वो चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मैं बात कर रही हूँ केजरीवाल जी की। जितना मैं समझती हूँ, वो राजनीति में पहले से ही आना नहीं चाहते थे और वो आए भी इस वजह से कि वो जनता की सेवा कर सके। उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ी इस वजह से, IRS थे, बड़ी कंफर्टेबल लाइफ थी, लेकिन उन्हें छोड़ा इसलिए क्योंकि वो देश में बदलाव चाहते थे, आम जनता को सारी वो सुविधाएं देना चाहते थे जिसके वो हकदार हैं। और वो कोई प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को अपने दिमाग में या चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को अपने दिमाग में रख के, ठीक बात कहा मैडम, वो बनना तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं चाहते थे पहले, लेकिन केजरीवाल साहब, अंजलि जी आपको याद होगा कि अंजलि जी आपको याद होगा कि केजरीवाल साहब तो बनना तो मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते थे। क्या कह रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि केजरीवाल साहब पहले तो बनना तो मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए ना। फिर वो सरकारी बंगला, गाड़ी भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन ले ली उन्होंने। और जनता की सेवा करनी है तो अब देश भर की सेवा करने का मौका मिलेगा प्रधानमंत्री के तौर पर, तो क्या बुराई है? नहीं, बुराई ऐसी नहीं है। अगर आपको जनता ऐसा चाहती है और मौका ऐसा देती है तो फिर क्यों नहीं, फिर तो ये करना ही चाहिए। लेकिन एक होता है कि उस ध्येय को लेकर चलता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं और उस तरह से वो काम करता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो सत्ता के लोभी हैं। वो जनता की सेवा करना चाहते हैं और वो आगे भी इसी पथ पर चलेंगे। जी, उदित राज साहब, इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, हालांकि बहुत कम नंबर पर है, लेकिन एक जमाना था कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर कांग्रेस को देखा जाता था। आज माहौल ये बना है कि कांग्रेस के अलावा भी दूसरे दलों को और दूसरे नेताओं को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। क्या आप राहुल गांधी को विकल्प मानते हैं नरेंद्र मोदी जी का? देखिए, बिल्कुल मैं विकल्प मानता हूं और 2009 में राहुल जी को कहा भी गया था प्रधानमंत्री बनने का, उन्होंने नहीं बना। और इसके अलावा कोई और पार्टी नहीं है जो नेशनल प्रेजेंस हो। जी, कांग्रेस एक दो राज्यों में कमज़ोर जरूर है, लेकिन आज भी मैं समझता हूं कि बीजेपी से ज़्यादा प्रेजेंस है इसका। तो आखिर ये स्वाभाविक है, इस पे कोई चर्चा करने की बात ही नहीं होना चाहिए। और आपने सही कहा कि संसद में जिसके पास में एक लोकसभा में MP नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने की कहाँ से बात आ जाती है। और तो स्वाभाविक रूप से, और आप देखिएगा, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जनता पलटेगी। अभी को हिंदू मुसलमान में फंसा दिया है जी। और ये मीडिया बीजेपी में तो प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं है जी। वो मीडिया के जो एंकर है वो सुपर प्रवक्ता है, तो मीडिया उनके साथ में, पूंजीपति उनके साथ में, तो सारा ED और CBI साथ में। लेकिन कब तक ये चलेगा जी? तो बहुत दिन नहीं चलेगा। तो स्वाभाविक रूप से राहुल जी हैं, कांग्रेस है और कोई है नहीं है देश में। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता है किसी भी तरीके से अगर देखा जाए। एक और दूसरी बात है, क्यों नहीं और लोग महंगाई पर, बेरोजगारी के ऊपर आंदोलन करें, या जेलों में जाएं, या पुलिस में डिटेंशन हो, या चीन के द्वारा जो कब्जाई हुई जमीन है हमारी अरुणाचल प्रदेश में या लद्दाख में, उसके ऊपर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और कोई क्यों नहीं बोलता है? आर्थिक नीति के बारे में कोई। और मैं आपको बता दूं कि यह देश पश्चाताप करेगा। सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा सक्षम, सबसे ज़्यादा ईमानदार को इस समय पहचान नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं कि मैं
कांग्रेस में हूँ, मैं भी IRS था, छोड़ करके आया हूँ। राहुल जी ने आधा मिनट के दीजिए। राहुल जी ने कहा कि कोरोना की सुनामी आएगी, आई। और राहुल जी ने कहा कि जब लॉकडाउन सडनली खराब, बहुत बर्बादी का कारण बनेगा, नोटबंदी बर्बादी का कारण बनेगा। लॉकडाउन के पीरियड में कहा कि दूसरे देशों जैसे यहाँ पर सरकार की अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, MSP को पैसा देना पड़ेगा, और 60 लाख MSP मर गई हैं। राहुल जी ने कहा था, ठीक है उदित जी, इस पर चर्चा करेंगे हम, एक बार सबसे बात कर लेते हैं। बेरोजगारी की सुनामी आएगी। स्वयं प्रकाश जो उन्होंने कहा सही कहा, एक कोई और नेता इस तरह से नहीं कहा। जी, TMC के प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। पुरोहित जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने सभी लोगों को सुना, अंजलि जी को सुना, नरेश बंसल साहब को भी सुना और उदित राज साहब को भी सुना। अभी पिछले दिनों जब से खासतौर से पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद ऐसा देखा गया कि ममता बनर्जी एक चुनौती दे सकती हैं प्रधानमंत्री को, क्या आप समझते हैं कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकती हैं या वो उनका विकल्प हैं? अभी उदित राज साहब ने साफ कर दिया है कि राहुल जी के अलावा तो कोई हो नहीं सकता। अंजलि जी भी मानती है कि जी देखिए, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती है, अपनी पार्टी के नेता का नाम ले ही सकते हैं, सभी ले सकते हैं। और ममता बनर्जी का नेतृत्व क्षमता सभी जानते हैं। ममता बनर्जी ने अपने दम पर नई पार्टी बनाई, बंगाल से 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ कर फेंका। वही ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को शहीद दिवस के दिन में ये आंदोलन छेड़ा, और ये होने जा रहा है कि 2024 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। अब विपक्ष को चुनना है कि कौन चेहरा बनेगा। ममता बनर्जी क्यों नहीं? आप पूरे देश के अंदर में एकमात्र मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। हम लोग एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है, इवन मोदी जी भी नहीं उठा सकते हैं। देखिए लड़ाई क्या है, आज जन्माष्टमी का त्योहार है। अब मैं पूरे देशवासियों को इस आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए एक तरफ जो दल है ना, वो मैं वाला दल है, जैसे दुर्योधन था, वो मैं की बात करता था। और एक तरफ जो ममता बनर्जी हमारी तृणमूल कांग्रेस की पार्टी है, और भी हमारे साथ समाज विचार वाली जो भी पार्टियां हैं, वो लोग बात करती है सबके साथ की। देखिए ये लोग बोलते जो है ना, वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता, ये लड़ाई होने वाली है 2024 में, ये आप सोच के रखिए। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता। देखिए बिल्किस बानो के साथ में जो हुआ, वो क्या आज मोदी जी, प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में महिलाओं की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। और बेटी बचाने के लिए आज जिसको कोर्ट के अंदर में बाकायदा उन लोगों को कड़ा से कड़ा दंड दिया गया, उन 11 लोगों को सर, वो उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर आदेश दिया है। आप एक तरफ की बात मत कीजिए, मुझे सारा केस पता है। एक मिनट सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। उनको माला पहना के सम्मान कर रहे जो कन्विक्टेड थे। जी ठीक है, ये कैसा हिंदुत्व है? ये कैसा हिंदुत्व मुसलमान हम लोग खेल रहे हैं? ये कैसी तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं? इस चीज से देश को बचाने की आवश्यकता है। अगर देश में बात क्या होनी चाहिए? देश में बात होनी चाहिए बेरोजगारी, युवाओं के पास रोजगार नहीं है उसकी बात होनी चाहिए। देश में बात होनी चाहिए बढ़ती हुई महंगाई की, देश में बात होनी चाहिए। देखिए ये लोग असली मुद्दों को भटका करके, ये CBI, ED ये सब का डर दिखा करके ना ममता बनर्जी को नहीं रोक सकते हैं। कोई दूसरा डरे नहीं डरे। हम लोग तो सुनिए, हम लोग तैयार है, हम लोग तो तैयार है इस चीज के लिए भी कि जेल भरो आंदोलन कर देंगे। करिए ना, बुलाइए दिल्ली में, हम लोग चलते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2024 में इनकी विदाई तय है और चेहरा विपक्ष, अगर सब समान विचार वाले लोग साथ में आएंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी पार्टी है, साथ में बैठे एक अपना विकल्प। देखिए हम लालसा में नहीं है, हमें ये लालसा नहीं है कि हमें सीट चाहिए, मगर नेतृत्व की क्षमता ममता बनर्जी में किसी से भी कम नहीं है। ठीक है देश में। बंसल साहब, पुरोहित साहब ने कहा कि अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता होगा और उसमें जो है आपकी पार्टी की सरकार जाने वाली है, ऐसा उनको लगता है। विजय जी, अभी आपने तीनों को सुन लिया जी। तीनों के नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं जी, और तीनों अपनी अपनी स्टेट के बाहर कहीं नहीं है जी। केजरीवाल जी हमारे उत्तराखंड में चुनाव लड़े, 70 में से 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई जी। उत्तर प्रदेश में लड़े, जमानतें जब्त हुई जी। केवल थोड़ा सा पंजाब को अभी, वो भी कांग्रेस के कारण उनको सफलता मिल गई जी। तो उससे इतने बोरा गए हैं कि लगता है प्रधानमंत्री बन जाएंगे। खैर
सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन सारे कहते हैं कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, पर सब कहते हैं हमारे पीछे एक हो जाओ। तीनों के नेता कह रहे हैं, वो कांग्रेस उदित राज जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही बोल सकते हैं, ममता बनर्जी ही हो सकती है, केजरीवाल ही हो सकती है। जब ये आपस में तय नहीं कर सकते, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों के तीनों प्रधानमंत्री के पद के दावेदार रहे, पर देश की जनता ने फैसला कर लिया है, देश के मान स्वाभिमान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको उन्होंने सार्थक होते हुए देखा है। देश चारों तरफ विकास हो रहा है, ये कुछ भी कह रहे हैं, जनता उस पर विश्वास नहीं कर रही है। लेकिन बंसल साहब जनता मोहर लगा रही है हमारी नीतियों पर, मोदी जी के नेतृत्व पर। बार बार इन्होंने नोटबंदी की आलोचना की, इन्होंने जीएसटी की बात की, लेकिन उसके बाद जितने चुनाव हुए, इनकी क्या स्थिति है और हमारी क्या स्थिति है। लेकिन बंसल साहब एक चीज समझाइए मुझे, एक बात, ये फैसला करने वाले नहीं है सरकार बनेगी। एक बात समझाइए, आपने अब से पहले तक संयुक्त विपक्ष के तौर पे बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने, 1950-51 से लेकर आज तक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने। तो यदि ये तीनों पार्टियां और इनके साथ जैसे समान विचार वाली बात पुरोहित जी कर रहे हैं, सब एक साथ हो गए, तब तो मुश्किल पैदा हो जाएगी ना आपको। कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी। अभी मैंने बताया ना, 2-3 दिन पहले का सर्वे है जी, ये दो पार्टी के नेता केवल एक को 9%, एक को 7%, उससे कम वाले 3%, 4%, और मोदी जी 53%। जनता उनको चाहती है। मोदी जी ने हर एक के लिए किया है, इन्होंने जहां भी सत्ता में रहे केवल अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए किया। मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, ये देश की जनता पहचानती है, देश की जनता उन पर विश्वास करती है, उनके कुशल नेतृत्व पे आज तो विश्व उन पर विश्वास कर रहा है। अभी आपने देखा मलेशिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि विश्व के अंदर अगर शांति लानी है तो शांति मिशन बनना चाहिए, जिसमें यूएन के सेक्रेटरी हों, जिसमें पोप फ्रांसिस हों, और तीसरे कौन हो, तो विश्व का एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी होना चाहिए। ये उन्होंने माना है। आज विश्व में सबसे अधिक रेटिंग किसी की है तो वो नरेंद्र मोदी जी की है। कोई आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए कोई उन्होंने काम नहीं किया, जो किया देश को सशक्त बनाने। बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन बंसल साहब रेटिंग से तो चुनाव नहीं जीते जाते ना, रेटिंग से चुनाव नहीं होते। अंजलि जी, जो बात बंसल साहब कह रहे हैं, जो उनकी ताकत है वो ये है कि आप तीनों लोग एक साथ नहीं होंगे। क्या ये आप भरोसा रखती हैं कि तीनों पार्टियां या समान विचार वाली पार्टियां एक साथ हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, या उसकी जरूरत आपको लगती है? छोटा सा जवाब मुझे चाहिए। अंजलि जी। नहीं दे रहा। अंजलि जी, आपको आवाज मिल रही है? नहीं। उदित जी, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बंसल साहब जिस बात पर विश्वस्त है, आश्वस्त है कि यदि क्या समान विचार वाली पार्टियां एक साथ हो सकती हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अंजलि केजरीवाल साहब को लीडर बनाने की बजाय पहले एक बार एकजुट हो जाएं लड़ाई लड़ने के लिए, ऐसी संभावना आप देखते हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया मैं यही कहूँगा कि जो बीजेपी है इसको हटाया जाए, सारे विपक्ष मिलकर के हटाए, देश को बचाए, संविधान को बचाए, संस्थाओं के बचाए, प्रधानमंत्री कोई बन जाए। उस समय की परिस्थिति क्या कहती है वो देखा जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी का इकाई हो गया। उत्तर प्रदेश में ये जीत नहीं रहे थे, अखिलेश जीत रहे थे, इनको हराया जाता। अब ये छोड़ दीजिए ना एक्सक्यूजेज, अभी पंजाब में बनी ना आम आदमी पार्टी की सरकार, वहां पर बिहार में उदित राज जी, ये बेईमानी हो रही है सर। और बेईमानी नहीं, जहां फासला 5-10% का होता है वहां पर ये मैनिपुलेट कर लेते हैं। वहां पर जब बीजेपी कभी पंजाब में उदित राज की है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी ना, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दोबारा यादव के वोट काटे गए हैं बड़े स्तर पर। देखिए ऐसा है, जहां बेईमानी पूरी है, ईमानदारी से नहीं जीता जा रहा चुनाव, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या एक साथ होने की मंशा है आपकी? जीत पाते, लेकिन अभी सवाल यह है कि क्या आपकी एक साथ होने की मंशा का फासला है, वहां बेईमानी से बीजेपी जीत रही है।
इलेक्शन कमीशन उसके साथ में, सीबीआई उसके साथ में, ईडी उसके साथ में, वोट काट दिए जाते। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के वोट उदित जी, एक बेसिक सवाल मैं जानना चाहता हूं, हजार तक वोट काटे गए हैं। तो कौन इस तरह से, और मायावती को निकलने नहीं दिया इन्होंने, मायावती प्रचार करने नहीं किया, सारा वोट उनको उदित जी, अब ये चुनाव थोड़ी हो रहा है। माफ कीजिए उदित जी, ये इस देश में खत्म हो गया है उदित जी, माफ कीजिए, फिर भी हम जनता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ ये एक्सक्यूजेज छोड़ दीजिए, क्योंकि देश के 8-10 राज्यों में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है और बहुमत के साथ हैं। कई सरकारें दोबारा भी आई है, ममता बनर्जी भी आई हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी भी है, तमिलनाडु में भी डीएमके है, बहुत सारे राज्यों में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है। तो इस पर एक्सक्यूज मत जाइए। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, मणिपुर में इन्होंने गुंडागर्दी से सरकार बनाई है। कौन सा इनकी है वहाँ गुंडागर्दी से इन्होंने सरकार बनाई, एमएलए खरीदते हैं, ईडी का करते, शिवसेना को खत्म कर दिया। कौन सा जनतंत्र, ठीक है, जनतांत्रिक चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे हम। आज का हमारा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अब टीना फैक्टर नहीं है, यानी देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका जवाब हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। इलेक्शन जीता जाता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको मिलके एक साथ पे काम करेगा। कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो दोस्तों भारत को नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और उनके विकल्प को लेकर। क्या प्रधानमंत्री मोदी अब टीना फैक्टर नहीं है, इसे लेकर हमने आम लोगों की राय भी जानने की कोशिश की। आखिर देश की जनता का क्या कहना है, देखिए जन का मन। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में 8 वर्ष पूरे कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। जो भी योजनाएं उनके सरकार में बनी हैं वो काफ़ी प्रभावी रही हैं और साथ ही साथ वो जनमानस तक पहुंची हैं। एक बड़ा नाम उभर के सामने आया है अरविंद केजरीवाल का, और आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, बीजेपी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने वाला है। और पूरी उम्मीद है मुझे कि अरविंद केजरीवाल बड़ी पटखनी देंगे भारतीय जनता पार्टी को। राज्य स्तर पर किसी भी राज्य में चले जाएं और वहां एक चेहरा बता दें कि जो पीएम मोदी के हैसियत का, उनके कद का कोई नेता हो, जो केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी से हो या फिर अन्य राज्य। जी, ये थी जनता के मन की राय। जनता का मन क्या है वो भी आपने सुन लिया। अब हम चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। अंजलि जी, शर्त ये हो रही है कि क्या नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में विपक्ष संयुक्त हो सकता है, पहली बात। दूसरा इसका सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी राहुल गांधी जी या ममता बनर्जी या किसी और के नेतृत्व में इस जॉइंट लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। आपको आवाज मिल रही है? जी देखिए, पहले मैं कहना ये चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही थोड़े समय में राजनीति के पटल में एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में उभर के आए हैं, जिनके पास सोच है, समझ है, इरादे बुलंद हैं, उनके जज्बा उनके पास है कि देश को पूरे विश्व में नंबर 1 बनाया जाए। और जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने जो कहा उसे करके दिखाया, जो भी वायदे किए उसे पूरे करके दिखाया, उसी की वजह से पंजाब में भी भारी जीत हमें मिली। और ये एक मैसेज पूरे भारत में जा चुका है कि अगर कोई बदलाव बड़ा ला सकता है तो केजरीवाल जी ही हैं। और उनकी तरफ जो है सभी लोग एक बहुत ही आशा के साथ देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो उनकी लोकप्रियता है बढ़ती रहेगी। जैसे गुजरात में भी दिख रहा है कैसे उनको सपोर्ट मिल रही है, हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी को किस तरह से सपोर्ट मिल रही है। पूरे देश में एक आशा की लहर है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो कर सकते हैं, उनके पास सोच है, जज्बा है, लियाकत है। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि वो आज एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर आए हैं। और यही कारण है कि मोदी जी को ये खतरा लग रहा है कि आने वाले समय में यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको टक्कर दे सकते हैं। और यही कारण है कि रोज आम आदमी पार्टी के नेताओं पर प्रहार हो रहा है। तो क्या इसका मतलब मैं ये मानूं अंजलि जी कि आप
आप यानी आम आदमी पार्टी ममता बनर्जी या राहुल गांधी या किसी और लीडर की लीडरशिप में ये लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है? देखिए, अभी हम कोई पीएम की सीट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ना हम किसी के साथ हैं, ना हम किसी के विरोध में हैं। हम अगर साथ में हैं तो जनता के साथ में हैं। हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता की भलाई करना चाहते हैं। ममता जी के साथ नहीं है, राहुल जी के साथ नहीं है? देखिए, हम नेताओं की कोई बात नहीं करना चाहते। अभी वक्त है सभी नेताओं को, सभी पार्टीज को ये चाहिए कि वो अपना अपना ना सोचे, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि आज जो माहौल है देश में, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, इतनी परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं, और उनसे ध्यान हटाने के लिए जो दूसरी चीजों को लाया जाता है, दूसरे इश्यूज को केंद्र सरकार बार बार उठा लेती है, उनसे हटकर हम सबको चाहिए कि हम जहां पर भी हैं, जिस राज्य में भी हैं, हम आम जनता के साथ जुड़े और उनके जो जनहित में काम करें। और आप इसका इलाज केजरीवाल जी को मानती हैं? आप इसका इलाज केजरीवाल जी को मानती हैं? मैं इतना मानती हूँ कि केजरीवाल जी जहां भी जाएंगे, जो भी कहेंगे उसे पूरा करेंगे। अगर उनको जनता मौका देगी तो वो अपने हर वायदे को पूरा करेंगे, और हमने पहले भी देखा है, दिल्ली में भी देखा है और आगे भी देखेंगे, पंजाब में भी देखेंगे। जी, पुरोहित साहब, आपकी टिप्पणी? क्या आपको से यही सवाल मैं पूछ सकता हूं कि क्या ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी जी या किसी और, स्टालिन या केसीआर, जो भी लीडर का नाम आप समझते हैं, उनकी लीडरशिप में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो सकती है? जी देखिए, मैंने अपने स्टेटमेंट में पहले भी कहा था कि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता है। तो भारतीय जनता में स्टालिन भी आते हैं, राहुल गांधी भी आते हैं, अरविंद केजरीवाल भी आते हैं, नीतीश कुमार भी आते हैं, लालू पर कोई भी आ सकता है। ये बाद का विषय है, ये विषय चुनाव के बाद का विषय है। आप एक चीज गौर करिए कि संसदीय प्रणाली से आप देखिए, सबसे मोदी जी को जो अभी जैसे आपने जनता के मन की बात दिखाई ना, उनके ऊपर एक ऐसा एक को आडंबर करके इन्होंने बना दिया है कि नरेंद्र मोदी को छोड़ के देश में कोई नहीं है, जैसे वही उनके देश के सबसे बड़े रक्षक हो गए हैं। आप देखिए, नितिन गडकरी से बड़ा नेता थे क्या नरेंद्र मोदी 2012 के पहले? 2012 के पहले भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी से बड़े नेता नहीं थे, मगर आज उनकी क्या अवस्था कर दी है, उनको संसदीय कार्रवाई से हटा दिया गया है, उनकी जगह सोनेवाल को लिया गया। कहां से आए वो? आप ये सोचिए, इनको रबड़ स्टाम्प चाहिए, इनको अपना काम करने के लिए, अपने दोस्तों को देश की चीजें बेचने के लिए, देश के इंस्टीट्यूशन बेचने के लिए। सर, मैं दोस्तों को पुरोहित साहब, आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी बीजेपी की चिंता तो बंसल साहब को करने दीजिए। क्या अपोजिशन एक साथ हो सकता है? विरोध है, अपोजिशन एक साथ हो सकता है? सरदार पटेल की मूर्ति ये लोग बना रहे हैं। ये लड़ाई महात्मा गांधी और गोडसे की है। आज सावरकर के साथ में ये लोग अगर मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस के साथ में वीर सावरकर की फोटो लगा रहे हैं। सर, आप इस सवाल से बचना चाहते हैं कि संयुक्त विपक्ष का नेता कौन हो? ममता बनर्जी होना चाहिए? नेता समय तय करेगा, संयुक्त विपक्ष का नेता जो होगा वो समय तय करेगा। मगर ये जो अहंकार की सरकार है, इनको उखाड़ के फेंकने के लिए देश की जनता एकजुट है। उन्होंने मानस बना लिया है कि 2024 में इनकी विदाई तय है। संयुक्त विपक्ष नहीं, पूरे देश की जनता संयुक्त होकर इनको उखाड़ कर भेजेगी, और जिनके भी सर पे सहरा बढ़ेगा वो देश को सही तरीके से चलाएगा, ताकि गरीबों की और लोगों की मांग पूरी जाए। ठीक है, उदित राज साहब, ये अम्ब्रेला आपके पास नहीं रहना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। सब लोगों की राय ऐसी लग रही है कि कांग्रेस के पास ही ये अम्ब्रेला नहीं हो कि वो ज्वाइंट विपक्ष की लीडर बने, और आप बिना लीडर के चलेंगे नहीं। नहीं, पुरोहित जी ने बहुत अच्छी बात कही। नहीं, पुरोहित जी ने अच्छी बात करी है, और अभी तो जनतन बचाने की बात है। और बार बार ये कहना कि चुनाव जीत के आए हैं, तो हिटलर भी जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हुआ तो बहुत पॉपुलर था, चुनाव जीत के आता था, सारी इंस्टीट्यूशंस को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो इस बात के ऊपर घमंड न हो। और हिटलर की मौत, हिटलर जैसा जो काम करेगा, मौत हिटलर जैसी ही होगी। यह नहीं सोच के चलना चाहिए कि ये परमानेंट है। और आज सर घमंड की बात तो यह है, वो जीतने के बाद घमंड कर रहे हैं। अभी तो विपक्षी पार्टियां बिना जीते घमंड कर रही हैं। टैक्स सीबीआई है जी। उदित राज साहब, वो जीतने के बाद घमंड कर रहे हैं, अगर आपकी बात मान लूं, लेकिन विपक्षी पार्टियां तो बिना जीते घमंड कर रही हैं। जी नहीं, कहा अभी कहा
कोई सब अपना अपने लीडर के साथ चलना कहाँ चाहते हैं, घमंड किसी कर के रहा साथ कोई? किसी यह के बात साथ अभी जो जितने प्रवक्ता मैंने ये सुना है कि किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा कि राहुल गांधी जी के भाई, लीडरशिप में लीडर चलेंगे। के साथ चलना ही चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, लेकिन जब जनता देखिए ऐसा है कि वो अलग बात है, उनके अपने ख्याल है, मेरे अपने ख्याल है सबका, लेकिन सवाल इस बात का है कि महंगाई रुकनी चाहिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ देश का जनतंत्र बचना चाहिए। इतना जबरदस्त इस देश के अंदर मतलब पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, सबके ऊपर ताला लगाया गया है, तो ये जबरदस्ती जो दबाया गया है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, कब तक चलेगा? हिटलर ने मैनिपुलेट किया, लेकिन इनको हटाना जरूरी है देश के हित में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के हित में या टीएमसी के हित में, आपके हित में, देश के हित में। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, किस तरह से हिंदू और मुसलमान कर करके रात दिन मुद्दे से भटका देना, करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई का आलम यह है, प्रेस का हालत यह है, हर क्षेत्र में जेंडर गैप कितना है, हर क्षेत्र में भारत पिछड़ गया, भुखमरी में पिछड़ गया है और 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। आज हमें उसकी चिंता करना, ये जब तक रहेंगे तब तक हो नहीं पाएगा। ठीक है बंसल साहब, ये गोलवलकर के दर्शन पर चलते हैं। गोलवलकर ने कहा था कि अगर देश में हुकूमत में रहना है तो आप बहुतायत जनता को गरीब अभाव में रख करके रखा जाएगा, तभी सत्ता में रह सकते हैं, तब वही कर रहे हैं। जी बंसल साहब, लीडर भले ही सबके साथ चलने को तैयार नहीं हो, लेकिन एक बात वो सब लोग इस बात पर सहमत है कि आपको हटाना चाहिए देश हित में। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ये इसमें सोचते रहे, करते रहे। भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों पर, अपने लक्ष्य पर, अपने नेतृत्व पर विश्वास करते हुए परिश्रम की प्रकाष्ठा करती है। हमारा कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से 365 24/7 जनता के बीच में रहता है। कोरोना में ये लोग कहाँ चले गए थे? हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 22 करोड़ लोगों को, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 22 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया कराया। ये कहाँ चले गए थे? पश्चिम बंगाल में हम लोग थे। ये जनता के लिए कुछ करते नहीं जी। अरे पश्चिम बंगाल में भी बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में हम 3 से 77 हुए हैं, हमारे 18 MP जीत कर आए हैं। और उदित सुन लिए, अब सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैंने बोला, ठीक है, कोरोना चरम सीमा पर था तो सरकार ही गायब थी, आप बोल रहे जनता के बीच गए। मैं नहीं बोला बीच में। ठीक है पुरोहित जी, हिम्मत रखिए पुरोहित जी प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। जी पुरोहित जी, ये तानाशाही जो आप कर रहे हैं, आपने बोला मैं नहीं बोला, आप बोलने नहीं दे रहे। पुरोहित जी आप बोलिएगा, तानाशाही है, एक बार बंसल साहब, जनता आपको रिजेक्ट कर रही है। पुरोहित साहब बंसल साहब को बोलने दीजिए, बोलने नहीं दे रहे, ये कोई तरीका थोड़ी है। पुरोहित साहब प्लीज। और उदित राज जी जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, 2014 से 2019 तक मोदी जी का गुणगान कर रहे थे, 2019 में टिकट नहीं मिला, वहां चले गए, तो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जनता इनका सबका चेहरा जानती है। जनता ने देखा है कि कांग्रेस के 50-60 साल के शासन में भी किस प्रकार दोनों हाथों से लूटा गया है। मेरे आज विचारों के माध्यम से 22 लाख करोड़ रुपया संसद में बोले गए बयानों को आप अगर देख लेंगे और 2.25 लाख तो करोड़ आपको पता लगेगा देश का कि बचा है, नहीं किया जो इन लोगों के उसमें जाता था। परेशान है, आज CBI के छापे से परेशान है, आज इनकम टैक्स से छापे से परेशान है, आज ईडी के छापे से परेशान है। बंसल साहब, अगर दोनों हाथों से लूटा है बंसल साहब, तो देश का पैसा तो वापस देना पड़ेगा। जी बंसल साहब, एक और बात है जो टीएमसी के पुरोहित साहब भी कह रहे थे, बात कुछ हद तक सही भी हो सकती है कि आपके पास जनता है, उसके साथ ईडी है, उसके साथ CBI है, उसके साथ और सारी भी एजेंसी हैं, तो इन लोगों से तो लड़ाई लड़ सकते हैं आप। नहीं, अभी तक मुझे बताओ, ईडी का अगर छापा पड़ा तो 50 करोड़ रुपया पार्थ के पास कहां से आया? जी, वो हमने ले जाकर रख दिया क्या? जी, ये दोनों हाथों से लूटे और कानून अपना काम भी ना करे, काम करे तो पॉलिटिकल वेंडेटा कहें। ये चलने वाला नहीं है देश में। भ्रष्टाचार का 20,000 करोड़ का निकाला जाएगा, ये जनता का पैसा है। विजय जी, किसी को छूट नहीं मिलेगी। विजय जी, अभी पार्थ के पास आता हूँ आपके पास, मैं बोलना चाहता हूँ, उदित जी, मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ बोलिए उदित जी। ठीक है बंसल साहब, करोड़ नोटों के पहाड़ मिले हैं, नोटों ठीक है बंसल साहब, उदित जी मेरा जवाब जी, एक मिनट, 20,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का मुंद्रा पोर्ट पर
ड्रग मिली, कौन सा ईडी सीबीआई गई भाई? जी। यही शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे तो इनके खिलाफ में सीबीआई ईडी थी, बीजेपी में जाते ही धुल गए। यही हेमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ भी सीबीआई ईडी थी, बीजेपी में जाते ही धुल गए। यही हार्दिक पटेल के सारे केसेस वापिस होने लगे। तो भैया अब प्रेस के ऊपर कंट्रोल और सारी एजेंसीज के ऊपर कंट्रोल, और अडानी को कितना अमीर बना दिया, देश को लूट लूट करके दे रहे हैं। लेकिन अब चूंकि सारा के ऊपर इनका कब्जा हो गया है, तो जो वो तो दिख ही नहीं रहा है। अब कभी दिखेगा? देश को लूट लिया इन लोगों ने। अंजलि जी, मंसल साहब कह रहे हैं कि यदि कोई गड़बड़ है तो जांच नहीं करानी चाहिए। क्या विपक्षी पार्टी हो तो क्या हुआ? मनीष सिसोदिया साहब पर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, तो इसमें क्या, यदि गलत नहीं होगा तो साफ बरी हो जाएंगे। भैया शुभेंदु अधिकारी का, हेमंत बिश्वा शर्मा का क्यों नहीं होता? एक मिनट उदित जी, अंजलि जी, और रेड्डी ब्रदर्स जो कर्नाटक के रेड्डी ब्रदर्स हैं, और इनका येदुरप्पा जो भ्रष्टाचार के जन्मी हैं, उनको तो संसदीय उदित जी प्लीज अंजलि जी को तो बोलने दीजिए प्लीज जी। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ बंसल साहब से कि अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो था, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था, वो 5 दिन में धंस गया, तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई? व्यापम घोटाला था, उसका क्या हुआ? उसकी जांच 14,000 करोड़ का। और बहुत सारे लोग, मुकुल रॉय, हिमंता बिस्वा शर्मा, बीएस येदुरप्पा, उनके अगेंस्ट कितने सारे आरोप थे। लेकिन जब वो बीजेपी में चले गए, पता नहीं वो कैसी गंगा है बीजेपी, जिसमें डुबकी लगाते ही, जिसमें जाते ही सारे पाप धुल जाते हैं। उनके केसेस का क्या हुआ? तो फिर ऐसा क्या है कि ये सिलेक्टिव प्रोबिंग क्यों होती है? ये पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा। हाँ जी, ये जो है, ये चुन चुन कर जो अपने विरोधी हैं उनको जो है या तो खरीद लेते हैं, जो खरीदा जाता है उसे खरीद लेते हैं, नहीं तो जो नहीं खरीदा जाता उसे तोड़ने का काम करते हैं, सरकारों को गिराते हैं। तो ये जो है, ये भय की राजनीति जो यहाँ पर चल रही है, वो बहुत ही खराब चीज है, बहुत भयंकर है, देश से बिल्कुल हटानी चाहिए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर पार्टी को ये हक होना चाहिए कि जो भी वो कहना चाहिए। आज तो माहौल ऐसा है कि आप कुछ लिखते भी, फेसबुक पर लिखने के वक्त भी आपको डर लगता है। जो मीडिया है उसको भी, उसका भी मुंह बंद कर दिया गया है। एक्टिविस्ट हो या कोई लेखक हो या मीडिया का कोई पर्सन हो, अगर वो इनके बंसल साहब आपसे जवाब लूंगा, लेकिन वो जेल में होता है। पहले पुरोहित साहब उसके ऊपर जी, ठीक है अंजलि जी, पुरोहित साहब आप आपकी बात कर लूं। हाँ, पुरोहित साहब से भी पूछ लूं ताकि सबका जवाब आप दे सके। जी पुरोहित जी। जी देखिए, अभी इन्होंने ये उत्तेजना, मैं बीच में नहीं टोक रहा था, इन्होंने अभी कोरोना की बात की थी, तो कोरोना में जहां पे जो राज्य सरकारें थी उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की है। इसके अंदर में मोदी जी नहीं गए या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं गए हैं। हमारे बंगाल में तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखा है, मैं खुद था, हम लोग खुद यहाँ पे महीनों तक रास्ते में थे। तो ये बात ये न करे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। नंबर 2, देखिए देश के अंदर में अभी 2 बात है इन्होंने की, अनुव्रत मंडल की बात करता हूं। देखिए उनको किस केस में अंदर डाला है? उनको स्मगलिंग का केस है। स्मगलिंग, अगर स्मगलिंग की जिम्मेदारी किसकी होती है? कस्टम्स की होती है, बीएसएफ की होती है। बीएसएफ और कस्टम्स के कितने अधिकारियों को डाला है भाई? इंक्वायरी हुई है? नहीं हुई है। दूसरी बात बताता हूं आपको, देश में जितने भी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, हर जगह पे सीआईएसएफ की तैनाती है, आप पता कर लीजिए। मगर मुद्रा पोर्ट ऐसा पोर्ट है जहां पर गौतम अडानी के प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स है, वहां पे नहीं पता है। ये देश को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, देश की जनता को पूछना चाहिए। संसद में इस पे चर्चा नहीं होने दी जाती है कि वहां पे प्राइवेट एजेंसी जांच कर रही है और वहां से क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, सब कॉन्टेक्ट में। लेकिन गवर्नमेंट एजेंसी तो वहां पर काम कर रही है ना, नहीं तो ये पकड़ा नहीं जाता। नहीं कर रही है, सीआईएसएफ की ड्यूटी नहीं है वहां पर, प्राइवेट ड्यूटी है। आप आरटीआई से जानकारी ले लीजिए। सीएजी इनकी रिपोर्ट की जवाब नहीं देते हैं। आप पहले जैसे सीएजी जवाब देते थे ना, वैसे अभी कुछ नहीं है। लोकतंत्र का गला दबा दिया है इन्होंने, दबोच के रख दिया है लोकतंत्र को। आप चिल्लाते रहिए, आप जनता चिल्लाते रहे, जनता त्रासदी करती रहे, इनको कुछ लेना देना नहीं है। हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ऐसी सत्ता को उखाड़ के फेंकना है। जी बंसल साहब, 2-3 बातें हैं जो सब हमारे मेहमानों की थी। जैसे कहा गया, एक तो सेलेक्टिव प्रोबिंग आप कर रहे हैं, भय की राजनीति कर रहे हैं। पुरोहित साहब ने कहा कि लोकतंत्र का गला दबा रहे हैं, और उदित राज साहब ने कहा कि अपने लोगों की तरफ आप देखते नहीं, वो ईडी जो है एक ही तरफ देख रहा होता है, अपोजिशन की तरफ। इन सब चीज़ों का जवाब आप दे सकते हैं।
मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा। जी, इसीलिए मैंने कहा कि आप सबका बात सुन लें। जो लोकतंत्र, सबसे पहले जो लोकतंत्र का गला घोटने की बात है, मैं अपने तीनों मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि लोकतंत्र का गला कैसे घोटा गया। 1975 की इमरजेंसी याद दिलाना चाहता हूं, आज की बात, आज नेताओं को जेल में डाला गया। सर, अब पुरानी बात कुछ लिख नहीं सकते। मैं आज की बता रहा हूं कैसे बात करिए। पहले मुझे बोलने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। बताइए, जब आपका नंबर होगा तब आप बोलो। ठीक है पुरोहित जी, को जिम्मेदार और प्लीज, अब आज की बात बता रहा हूं। पुरोहित जी, आप बंसल साहब को बोलने दीजिए प्लीज। पुरोहित जी, आप तानाशाही कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे। पुरोहित जी, आपको बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, बंसल साहब को बोलने दीजिए। उसमें नहीं बोला हूं, वो नहीं दखल देते, बंसल साहब को आज बोलने की बात बता रहा हूं जी। मैं आज ही पर आ रहा हूं जी, आज पर आइए जी। पुरोहित साहब को बोलने दीजिए प्लीज। उस समय बंसल साहब को बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुपरसीड करके बैक डेट में लोकसभा का समय बढ़ाया गया जी, 6 साल किया गया। इलेक्शन नल एंड वॉइड होने के बाद भी रिजाइन नहीं आज दिया। की बात कर लीजिए ना। लोकतंत्र का गला घोटना। आज बताइए मुझे, हाँ मैं आज की बता रहा हूं ना जी। आज बताइए कौन सी प्रेस पर सेंसरशिप है जी। आज बताइए कौन सी लिखने पर सेंसरशिप है। आज बताइए कौन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सेंसरशिप है। आज सब बात कर रहे हैं, आप भी खुलेआम सब बोल रहे हैं, झूठे सच्चे आरोप लगा रहे हैं। किसी ने आपको रोका क्या? ये धन्यवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो सच्चाई बता हमने वो दौर देखा है, मैंने वो दौर देखा है 1975 का लोकतंत्र का गला घोटने वाला। गला घोटने वाला देखा है, तो आप वैसे ही बना रहे हैं, आप वैसे ही सेलेक्टिव की बात आई है, मुझे बताइए आप वैसे ही 144 करोड़ रुपए का घोटाला शराब का दिल्ली में हुआ है, तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? बोलिए जी। और अगर कहीं अधिकारी को जेल में कोर्ट खुला है, आप कहते हैं सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, ठीक है। सत्येंद्र जैन को बार बार रिमांड क्यों दे रही है कोर्ट? चलिए, अगर वो बात साफ है तो कोर्ट रिमांड क्यों दे रही है? ठीक है बंसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पुरोहित साहब, बंसल साहब, उदित राज साहब, अंजलि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। वक्त कम है तो हम यहाँ पर विराम देना चाहते हैं। आप लोगों ने शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया इसके लिए। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अब टीना फैक्टर नहीं है। टीना फैक्टर मीन्स यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ मोदी। इस पर 60% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 40% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता का मन सुना, और आखिर में मेरी छोटी सी बात यानी विजय दी। कल टीवी डिबेट में वर्सेस यानी वीएस का साइन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक टीवी स्क्रीन पर 6 विंडो और सब में वीएस, यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी से किसी मुद्दे पर सहमत नहीं है। जैसे कैरम के खेल में चारों खाने चित्त करने की होड़ मची। सारी सफेद गोटियां हमारी और काली तुम्हारी, तुम्हारी बारी तो हम आने ही नहीं देंगे। विन भी अपनी होगी, कवर भी। हमने तो सफेद गोटियां इसलिए ली थी ताकि हम हमेशा साफ सुथरे नजर आए। ये खेल ऐसा है जिसमें तमाम जांच एजेंसियों का काम अचानक से बढ़ गया। इतने पैसे जांच में मिल रहे हैं कि आंखें चकाचौंध हो गई, दिमाग भारी हो गया है। हमारी जैसी जनता के पास चैनल बदलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि धंधा तो हम बदल नहीं सकते। फिलहाल आप चैनल ना बदलें और बाकी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज इंडिया 24/7। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।